हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में विज्ञान के पिछले 3 चैप्टरों का अध्ययन और उसका क्वेश्चन आंसर किया है। आज हम विज्ञान के चौथे चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें यूपीएससी नाम वगैरह सब आता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज इसका अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है कि पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ठीक है। कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ कोयला होता है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला तथा पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित हैं तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कार्बन के सहसंयोजी आबंध या बंध तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, साझेदारी से जो बनता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका अर्थ है कि एक कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास को हम KLMN दर्शाते हैं ना, 2 4 है। इससे स्पष्ट है कि कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में जो कि L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परमाणु निम्न 2 प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर सकता है। हम ये सब बुक में पढ़े हैं, बुक में पढ़ेंगे, आगे वीडियो उस पर आएगी। उस पर देखिए कौन सा है 2 प्रकार। पहला हमारा है ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर C4 आयन जो कि ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों का कार्बन के अन्य परमाणु अथवा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ साझा करता है। दान भी नहीं कर सकता, ले भी नहीं सकता, क्योंकि मात्रा ज्यादा है। इस प्रकार का बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। अतः इन यौगिकों का क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। कार्बन के अपरूप क्वेश्चन बनेगा हमारा। कार्बन के अपरूप से कौन कौन से? यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो उस तत्व के अपरूप कहलाता है। कार्बन के 3 प्रमुख अपरूप निम्नलिखित हैं। पहला है हीरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है। यह विद्युत का कुचालक है, परंतु इसका गलनांक तथा उसमें चालकता अत्यधिक होती है। दूसरा हमारा है ग्रेफाइट। यह काले भूरे रंग का अपारदर्शक पदार्थ है। यह हीरे से हल्का, मुलायम एवं स्पर्श करने में चिकना होने की अनुभूति देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, परंतु ऊष्मा का कुचालक है। ग्रेफाइट सर्वाधिक अस्थायी रूप में अस्थायी अपरूप है कार्बन का। ठीक है, जो कि हमारे पेंसिल में पाया जाता है, उपयोग होता है लिखने वाले पेंसिल में। तीसरा हमारा है फ्लोरीन। कार्बन 60 का नाम बकमिस्टर फ्लोरीन या बकीबाल C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण रखा गया है। गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर इसे 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छों युक्त कार्बन का अपरूप है। बकमिस्टर फ्लोरीन के अणु में 60 कार्बन परमाणु षष्ठभुजी और पंचभुजी वलयों में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन 60 सर्वाधिक क्रियाशील अपरूप है। कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। अनुमान के अनुसार कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। कार्बन द्वारा इतने अधिक संख्या में यौगिकों का बनना निम्नलिखित कारकों के कारण है। 3 मिलियन मतलब क्या, 30 लाख। श्रृंखलन
पहला तो ये श्रृंखलन कर लेता है। यह कार्बन परमाणु में एक अद्वितीय गुण है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर कार्बन परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। दूसरा हमारा है चतुसंयोजी कार्बन। कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन में जैसे क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ या सल्फर आदि के साथ सहसंयोजी आबंध बना सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप हमें कार्बन के असंख्य यौगिक प्राप्त होते हैं। तीसरा हमारा बहु आबंधन बनाने की प्रवृत्ति। अपने छोटे आकार के कारण कार्बन में सहसंयोजन द्वारा बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। कार्बन विभिन्न यौगिकों में स्वयं से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि के साथ अनेक अस्थायी यौगिक बनाता है। कार्बन यौगिक जैविक सिद्धांत। कार्बन यौगिक का जैविक सिद्धांत देखिए। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बन यौगिक कहलाते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जिलियस ने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है, अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है अथवा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बर्जिलियस की इस अवधारणा को बर्जिलियस का जैव सिद्धांत कहा जाता है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पूछता है हमें एग्जाम में। कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त, पहला हमारा संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये हमेशा एग्जाम पूछता है। इनके नामकरण में अनुलग्न एन होता है, इससे हम पहचान कर सकते। किसी में एन लग पूछा हम जान जाएंगे क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है वो। प्रयुक्त क्रिया को उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं। मेथेन CH4, एथेन C2H6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एकल, द्वि या त्रिबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन का हम देख लेते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध आवश्यक होता है, एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ये सूत्र हम एक जगह लेकर याद रखेंगे। उदाहरण के लिए हमारा एथीन C2H4। दूसरा हमारा है बी टाइप है, इसमें एल्काइन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिबंध बनाता है, एल्काइन कहलाते हैं। समान सूत्र हमारा क्या है? CnH2n-2। ठीक है। उदाहरण के लिए हमारा एथाइन C2H2। समवायता क्या है ये देखते हैं। वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में विभिन्नता दर्शाते हैं, समवायता कहलाती है। तथा ये यौगिक समावयवी कहलाते हैं। ऐसी यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा 4 कार्बन परमाणु कौन सा है? C4H10 वाली एल्केन ब्यूटेन के लिए निम्न 2 संरचनात्मक अवयव संभव है। C4 मतलब 4 कार्बन इसमें होंगे, 4 हमारा कार्बन होगा और 10 हाइड्रोजन होंगे, जो कि सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे होंगे। सब सीधी श्रृंखला है। शाखीय श्रृंखला में 4 कार्बन हमारा देखिए यहाँ बन गया, एक ही कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया, उसके बाद 10 हमारे हाइड्रोजन सबसे जुड़ जाएंगे। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों की कुछ श्रेणियां, उनके क्रियात्मक समूह, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। क्रियात्मक समूह पूछता है, तो हम लोग देख लेते हैं क्रियात्मक समूह। कार्बन यौगिकों की श्रेणी, क्रियात्मक समूह। देखिए पहले हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त में असंतृप्त में दोनों में देख लेंगे। संतृप्त में देखिए पहले एल्केन। एल्केन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड।
असंतुलित में एल्कीन एल्काइन दोनों आता है। तो द्विबांड डबल बांड में क्या कहते हैं हम, कार्बन डबल बांड सी, सी डबल बांड सी। ट्रिपल बांड भी आता है सी ट्रिपल बांड सी एल्काइन। एल्कोहल क्या होता है, हाइड्रोक्साइड इसका कहते हैं, हाइड्रोक्साइल OH, इसका क्या है क्रियात्मक समूह OH। एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक, इसका क्रियात्मक समूह होता है CHO। कीटोन कीटोन या कार्बोनिल इसे बोलते हैं, इसका क्रियात्मक समूह होता है C डबल बांड O। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिल होता है, इसका C डबल OH होता है क्रियात्मक समूह। एमीन एमिनो NH2 क्रियात्मक समूह। ये याद रखेंगे जो 5-6 है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मुक्त संयोजकता की एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। सजातीय श्रेणी, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र या क्रियात्मक समूह समान होता है तो इन्हें अनुभार 14 के अंतर में घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इस सजातीय श्रेणी के प्रत्येक यौगिक में एक दूसरे का समजात कहते हैं। देखिए एल्केन की सजातीय श्रेणी क्या है, समान स्वर्ण एल्केन का लोग जान गए CnH2n+2, CH4, C2H6, C3H8। जैसे जैसे बढ़ेगा ये सब 14 के आंकड़े में बढ़ते जाएंगे। कार्बन यौगों का नामकरण की IUPAC नंबर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देती है। IUPAC पद्धति में कार्बन यौगिकों का नामकरण निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। पहला है पूर्व लग्न क्या होता है, उसमें मूल शब्द क्या होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है और द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। ठीक है, जैसे मूल शब्द क्या है, यह श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करते हैं जो मूल शब्द है। जैसे C1 हुआ मेथ, जैसे एक गिनती के है, C1 हुआ मेथ, C2 हुआ एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 आक। जैसे ऑक्टेन हुआ तो मतलब 8। पूर्व लग्न क्या होता है, देखिए यह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रस्थापित करने वाली प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या व कार्बन श्रृंखला में स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे CH3 मेथिल समूह, C2H5 एथिल समूह, Br ब्रोमीन समूह, OR एलॉक्सी आदि। प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं, यह एल्केन एल्कीन एल्काइन को प्रदर्शित करते हैं जो अनुलग्न होते हैं। द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं, यह क्रियात्मक समूह की वरीयता को व्यक्त करता है। क्रियात्मक समूह की वरीयता क्या होती है, COOH, SO3H। ये घटते बढ़ते क्रम में लिखा गया है हमें, घटते क्रम में COOR, COX, CONH2, CN, NC, CHO, C डबल बांड O, OH, SH, NH2 जो कि C डबल बांड C ट्रिपल बांड C। ऐसे हम द्वितीय अनुलग्न को लिखते हैं। अभिलाक्षणिक समूहों का नामकरण, कुछ अभिलाक्षणिक समूह हैं, ये सब टॉपिक किताब से पढ़ने लायक है अच्छे से। वहाँ पर यहाँ तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो जो यहाँ दिया है बस उसी को पढ़ते हुए जा रहे हैं कि हमारा रिवीजन हो जाए, याद हो जाए सब चीज़ें बस। पूर्व लग्न जैसे हो गया हमारा समूह का है अभिलाक्षणिक समूह हैलोजन, हैलोजन में हो गया क्लोरो ब्रोमो आदि। क्लोरो उदाहरण एक तो दिया हमें क्लोरोप्रोपेन, इसमें देखिए 3 तो कार्बन, 1 क्लोरीन और 7 हाइड्रोजन है। ये सब सिंगल बांड से जुड़े हुए हैं, सिंगल अब बंद से। दूसरा हमारा है उदाहरण की ब्रोमोप्रोपेन, इसमें 3 कार्बन, 1 ब्रोमीन और 7 हाइड्रोजन है जो कि जुड़े हुए हैं। इसको दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड Br। दूसरा समूह हमारा है एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न आल होता है, इसको क्या COOH ना, OH होता है इसका क्रियात्मक समूह OH। इसमें देखिए सब ऐसे सिंगल बांड से 3 तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, 7 गो OH है, ऐसे जुड़ा होता है। एल्डिहाइड है, अनुलग्न एल होता है इसमें, इसका O होता है, डबल बांड O होता है, ऐसे जुड़ा हुआ। कीटोन है, अनुलग्न इसका आन होता है। ठीक है, इसको हम लोग याद करेंगे संरचना को, CH3 सिंगल बांड CO प्लस CH3।
अगला हमारा है कार्बोक्सिल अम्ल, इसका क्या ओइक होता है, अनुलग इसका ओइक OH, ठीक है, CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिल का। द्वितीय अबंध एल्कीन होता है, इसका अनुलग्न इन होता है, जैसे हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, नाम है ना प्रोपीन। त्रिबंध में एल्काइन होता है जिसका नाम अल्काइन लगता है लास्ट में, जैसे प्रोपाइन, प्रोपाइन का क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन युग्मों का रासायनिक गुण देखिए, यहाँ वो थोड़ा था टफ था, रासायनिक युग्मों का गुण देख लें। दहन, कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। कार्बनिक यौगिक प्लस O2 का लगेगा ऊष्मा प्लस प्रकाश, जैसे CH4 प्लस O2 प्लस इक्वल टू का CO2 H2O ऊष्मा प्लस प्रकाश। अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यौगिकों से क्या काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है, क्योंकि इनका पूर्ण दहन नहीं होगा। ईंधन के जैसे LPG अपूर्ण दहन के कारण खाना बनाने के पात्रों के पेदे प्रायः काले हो जाते हैं। दूसरा हमारा गुण है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का देखिए, ऑक्सीकरण का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या ऑक्सीकरण हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन का अलग होना या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन युग्मों को ऑक्सीकृत करने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया हमारा CH3 CH2 OH प्लस OH का जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, इसे का CH3 COOH मिलेगा। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक हैं, जो ऊपर ही लिखे हुए हैं, क्योंकि ये आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। समानता अल्कोहल, एल्डिहाइड और अम्ल, केवल ऑक्सीकरण से ही अल्कोहल, एल्डिहाइड तथा एल्डिहाइड अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले अल्कोहल था, इसको ऑक्सीजन से क्रिया हुआ, फिर एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड से क्रिया करेंगे ऑक्सीजन से तो क्या अम्ल बन जाएगा। तीसरा हमारा गुण है इसका योगात्मक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है, सब जोड़कर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, संतृप्त हो गया, यह असंतृप्त था। वनस्पति तेलों जैसे असंतृप्त यौगिक हैं का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बना दिया जाता है, जो कि संतृप्त यौगिक बनता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे क्लोरीनीकरण, हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणुओं द्वारा, हाइड्रोजनीकरण क्या है, क्लोरीनीकरण क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि मीथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्या क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे CH4 प्लस Cl2, इसको हम प्रकाश में करेंगे तो क्या करेगा, CH3 Cl प्लस HCl बनेगा, फिर करेंगे तो CH2 Cl प्लस HCl निकलेगा इसे धीरे धीरे। अब देखते हैं ईंधन क्या होता है। हमारा ईंधन जो महत्वपूर्ण पार्ट है, ईंधन के द्वारा ही हमारा जीवन यापन चलता है, जितने भी हमारे संसाधन है सब ईंधन पर चल रहे हैं। वे पदार्थ जो जलने पर प्रकाश में ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोकार्बन आदि। वे ईंधन लंबे समय पूर्व जो प्राग ऐतिहासिक पुराने पौधों तथा जंतुओं के धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे, उनके विघटन से बनते उसमें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कुछ जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित हैं, क्या है भाई, कोयला हमारा है, जैसे
यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है। इसमें कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। यह पौधों, फर्न तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। अगला हमारा पेट्रोलियम। प्राकृतिक चट्टानों के नीचे दबा हुआ गाढ़ा, चिपचिपा, गहरे रंग वाला तथा विशिष्ट गंध वाला द्रव पाया जाता है। इस द्रव में C1 से लेकर C45 तक लंबी श्रृंखला वाले एलिफैटिक यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं। ग्रीक भाषा में पेट्रा का अर्थ चट्टान होता है तथा ओलियम का अर्थ तेल होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का मुख्य घटक है। ठीक है। ज्वाला, ज्वाला हम देखते हैं वह स्थान जहाँ ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा और ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला कितने दो प्रकार की होती है, नीला या अदीप्त ज्वाला। पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, किंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए गैस स्टोव में LPG का दहन। पीली या दीप्त ज्वाला, अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में पूर्ति की स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण बिना जले कार्बन कणों का निर्माण होता है जो पीले रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मोम के वाष्प का जलना। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक देख लेते हैं हम, जैसे हमारा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल इसको बोलते हैं। अणु सूत्र हो गया C2H2O। असंरचना सूत्र कहेगा तो क्या कहेंगे CH3CH2OH। एथेनॉल सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं या ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल का निर्माण गन्ने के रस से प्राप्त सीरे के किण्वन द्वारा किया जाता है। रासायनिक गुण क्या इसका है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया पर सोडियम एथॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एथेनॉल है, सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। निर्जलीकरण, यौगिकों से जल को अलग करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। एथेनॉल जैसे हमारा CH3CH2OH है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एथीन हमारा मिल जाएगा और जल बाहर निकलेगा। उपयोग इसका देख लेते हैं हम। एथेनॉल का उपयोग अस्पतालों में घावों तथा सिरिंजों के रोगाणु रहित बनाने के लिए, शराब पेय बनाने के लिए, अनेक उपयोगी दवाइयों, टिक्चर, आयोडीन, कफ सिरप आदि बनाने के लिए एवं ईंधन तथा विलायक के रूप में भी होता है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल साधारणतः एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका 3 से 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, अर्थात एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। बर्फ के समान जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह जल मुक्त होता है। रासायनिक गुण क्या है इसके, पहला है कि अम्लीयता। अम्लीयता कम होने के कारण यह HCl से दुर्बल अम्ल है, परंतु H आयन त्यागने के बाद यह अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ क्रिया करके सोडियम के साथ क्या है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है इसमें से और स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्षारों के साथ अभिक्रिया देख लीजिए। क्षारों जैसे NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यहाँ पर क्षार के साथ जो क्रिया करता है तो क्या है, लवण बनता है। अम्ल तो भाई लवण बनेगा ही। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि कार्बोक्सिल समूह COOH की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या है, ये अम्लीय होता है तभी तो लवण बना दिया यहाँ पर। ठीक है। एरस्टीकरण, पर उत्प्रेरक के रूप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में कुछ बूंदें जैसे एल्कोहल के साथ अभिक्रिया द्वारा एथेनोइक अम्ल फलों जैसे सुगंध वाले यौगिक एस्टर बनते हैं। एथेनोइक अम्ल हुआ, एथेनॉल इसमें मिलाएंगे, थोड़ा से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो एथिल एथेनोएट जो कि एस्टर है और जल बनेगा। कार्बोक्सिल अम्लों की एल्कोहल के साथ एस्टर बनने की अभिक्रिया एस्टीकरण कहलाती है। कार्बन और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया
एसिटिक अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट साथ अभिक्रिया करके एसीटेट लवण निर्मित करता है तथा CO2 गैस मुक्त करता है। देखिए हमारा यहाँ सब क्रिया करके H2O गैस और CO2 गैस निकल रहा है। इसका उपयोग अचार को सुरक्षित रखने तथा विनेगर सिरका बनाने में होता है। ठीक है, साबुन और अपमार्जक देखते हैं हम लोग। उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनिया या सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक की लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला का निर्माण तेल व वसा से न करके पेट्रोलियम से किया जाता है। सफाई कार्य के लिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि अपमार्जक कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप नहीं देते हैं जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि साबुन इन आयनों के साथ अवक्षेप देते हैं। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वसा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू साबुन प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ देखिए ये सब लिखा है, सब बारी बारी से रिएक्शन करेगा तो हमें सब बारी बारी से ये मिलेगा और अंतिम में ये मिलेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो एक ग्लिसरॉल है। साबुन के अणु की संरचना। रासायनिक रूप से साबुन दो भाग होते हैं। पहला है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। यह भाग वसा में विलय होता है। इसे जल विरोधी अथवा वसा स्नेही कहते हैं। वसा में विलय होता है, जल में विलय नहीं होता है। दूसरा है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। यह भाग जल में विलय होता है। इसे जल स्नेही तथा वसा विरोधी भी कहते हैं। ध्रुवीय अध्रुवीय, ये याद रखेंगे आप। देखिए ये संरचना द्वारा समझाया है रिएक्शन द्वारा कि जल विरोधी एसीटेट सोडियम एसीटेट है जो क्रिया करके जल स्नेही जो कि जल के साथ काम करता है। साबुन शोधन की क्रिया या मिसेल निर्माण। साबुन को जल में विलय करने पर यह जल में कोलाइडिन निलंबन बनाता है जिसमें साबुन के अणु परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मिसेल बनाते हैं। मिसेल के रूप में साबुन अनेक वस्तुओं जैसे वस्त्र, शरीर, पात्र आदि स्वस्थ करने में सक्षम होते हैं क्योंकि तली मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। विलयन में मिसेल कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल को आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिसेल अपने बड़े आकार के कारण प्रकाश की प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। देखिए मिसेल की संरचना है, जो बुलबुला बनता है साबुन में उसी को बोल रहा है, उसी के जो गाज बनता है। ठीक है, इस तरह हम लोग इस चैप्टर का 60 रिवीजन कर लिए हैं। चलिए फिर इसके हम क्वेश्चन अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।